Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Numan, and in this lecture we will discuss about homogeneous precipitation के homogeneous precipitation क्या होती है, और उसके बाद जब हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं और precipitation करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनके आने का चांस होता है। तो इसमें लेक्चर में हम ओवरव्यू करेंगे कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो हैं, किस किस तरह की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि यूज़ होती हैं, अक्लूजन एंड इंक्लूजन। तो इनको हम देखेंगे कि अक्लूजन और इंक्लूजन से क्या मुराद है, और इनको जो है हम डिस्क्राइब करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होमोजीनस जो प्रेसिपिटेशन है ये होती है। जब भी हम कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं तो नॉर्मल वे ये है कि हमारे पास एक एनालाइट है जिसको हमने प्रेसिपिटेट करना है, वो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, और उसके अंदर हम कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो ऐड करते हैं। अब वो जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है वो रिएक्ट करता है एनालाइट के साथ और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इशू ये है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है कि नॉर्मली जिसकी वजह से हम मिक्सिंग भी करते हैं, स्टरिंग भी करते हैं, कि जब हम प्रेसिपिटेंट ऐड कर रहे होते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो प्रेसिपिटेंट है वो रिएक्ट करे जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एनालाइट के अंदर। अगर हम एक जगह पे डालेंगे तो उसकी तो कंसनट्रेशन वहाँ पे होती है, तो इसको कि ताकि वो पूरे जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसके अंदर उसको डिस्पर्स हो जाए जो प्रेसिपिटेंट है, तो हम मोस्टली उसको स्टरिंग करते हैं या उसको शेक करते हैं। लेकिन इन सम केसेस जो है ये इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। सो एक इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है जिसको हम होमोजीनियस प्रेसिपिटेशन कहते हैं, कि जिसके अंदर तमाम जो होल जो वॉल्यूम है हमारे पास लिक्विड का, कि उसके अंदर एक जैसा रिएक्शन हो रहा हो एनालाइट का और प्रेसिपिटेंट का। तो उसका सलूशन ये है, निकाला गया है कि हम जो प्रेसिपिटेटेंट एजेंट है, बजाय इसके कि हम उसको केमिकली ऐड करें उसके अंदर, हम उसके अंदर जनरेट करें डायरेक्टली इन सॉल्यूशन थ्रू केमिकल रिएक्शन, कि हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो भी हमारा प्रेसिपिटेंट है वो हम उसके अंदर जनरेट करें, प्रोड्यूस करें, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है और इसकी जो सैचुरेशन है वो एक जैसी हो थ्रू आउट द लिक्विड। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होगी वो पूरे लिक्विड में एक जैसी होगी। सो जो आइडियल केस है हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन के लिए, उसमें ये होता है कि जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली जो है वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जनरेट हो, और उसकी कहीं पे ऐसा ना हो कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज़्यादा हो। तो इस वजह से जो है होमोजीनियस प्रेसिपिटेशन जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एम्प्लॉय किया जाता है ताकि एक जैसी प्रेसिपिटेशन हो यूनिफॉर्मली जो है थ्रू आउट द लिक्विड। एक एग्जांपल है हमारे पास के जिसके अंदर हम यूरिया जो है इसको यूज़ करते हैं और ऐड करते हैं वाटर के अंदर। जब हम यूरिया को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैस है जो रिलीज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, और हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जो हाइड्रोक्सल आयन्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ये हाइड्रोक्सल आयन्स उसकी जो पीएच है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसको बेसिक बनाते हैं। सो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हमने पहले भी डिस्कस किया कि मोस्टली जब रिएक्शन होते हैं कुछ हायर पीएच पे होते हैं, जहाँ पे हमें कोई बेस डालनी पड़ती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ताकि पीएच ज़्यादा हो, और फिर जो है वहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड करता है। सो इन सच केसेस अगर हम बजाय इसके कि हम कोई केमिकल ऐड करें जो कि हाइड्रोक्सो रेडिकल जो है जिसके अंदर मौजूद है, तो हम अगर उसके अंदर यूरिया डालेंगे तो यूरिया जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और जो OH प्रोड्यूस होंगे वो बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, और ये देन जो है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा भी ले सकते हैं, उसकी जो pH है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और बाय यूजिंग दिस मेथड ये होता है कि जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो है वो हमारे पास आती है, इंस्टेड के एक जगह पे एक्सेस और एक जगह पे कम हो।
सो अगर हम ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, हमें OH रेडिकल चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो हम जो है वो यूरिया उसके अंदर ऐड करते हैं कि जो उसके अंदर OH आयन को प्रोड्यूस करता है जैसे जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास जो pH है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। और देन हम जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट हमने करने हैं एनालाइट को, जैसे हमारे पास कैल्शियम है और हमने उसको प्रेसिपिटेट करना है, तो अगर हम उसके अंदर एक्जॉलिक एसिड डाला हुआ है और जो हमारे पास एसिडिक pH है, तो वहाँ पे उसकी प्रेसिपिटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम उसके अंदर यूरिया डालेंगे तो ये जब OH रेडिकल जनरेट होंगे तो उसकी pH इंक्रीज़ होगी और हमारे पास जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एफिशिएंटली प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरह का जो प्रोसेस है हम उसको कहते हैं होमोजीनियस प्रेसिपिटेशन। हमारे पास जब भी हम प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज़ आने के चांस होते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। अब को प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि नॉर्मली आप एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास एक एनालाइट है और उस एनालाइट को आपने प्रेसिपिटेट करना है, आप उसके अंदर कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं या उसके अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर एनालाइट के अंदर कुछ ऐसे आयंस हैं कि जो नॉर्मली उसके अंदर सॉल्युबल रहते हैं और वो उस प्रेसिपिटेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आपने केमिकल ऐड किया एनालाइट को प्रेसिपिटेट करने के लिए, उस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ने उसके साथ रिएक्ट किया और एक प्रेसिपिटेट बनाया, आपने उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया और रिमूव कर लिया, एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास वो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसके ऊपर कुछ आयंस के जो कि प्रेसिपिटेट तो नहीं हो रहे होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं, वो उन प्रेसिपिटेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वो प्रेसिपिटेट हम रिमूव करते हैं तो वो भी उसके साथ चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन के, जिसके अंदर ऐसे सल्यूट या ऐसे एनालाइट के जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, जिन्होंने प्रेसिपिटेट नहीं होना होता, वो प्रेसिपिटेट के साथ अटैच होके वहाँ से और सोल्यूशन से निकल जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ये जो को प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके अंदर इसकी वजह से काफ़ी एरर आते हैं, क्योंकि जब हम प्रेसिपिटेट कर रहे हैं एनालाइट, हमने उसका मास जो है कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर उसके अंदर उसके साथ फिजिकली एब्जॉर्ब हुआ है या उसके अंदर इंट्रैप हो गया है कोई भी ऐसा सल्यूट के जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसका जो मास है हमारे पास वो इनएक्यूरेट आता है और हमारे पास एरर आते हैं। अच्छा, इसमें मेजर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब हम इम्प्योरिटीज़ को डिस्कस करते हैं या हम को प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली ये जो इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं 3 तरह के मतलब मैकेनिज़्म से आ सकती हैं। एक तो ये है कि जो हमारे पास हम जब प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, हमने प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला है, एनालाइट ने उसके साथ रिएक्ट किया है और प्रेसिपिटेट बनाया, तो ये जो को प्रेसिपिटेट हो रहे हैं एनालाइट जो कि सॉल्युबल हैं, तो वो उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्रिस्टल की सरफेस पे, और प्रेसिपिटेट के साथ उसमें से जब हम फिल्टर करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो एक तो प्रोसेस ये है जिसके थ्रू हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आती हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं क्रिस्टल सरफेस के ऊपर, जिसके लिए हम मोस्टली वॉशिंग करते हैं ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ ना रहे। सेकेंड प्रोसेस ये होता है कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जब क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही होती है, तो ये जो हैं उनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल के अंदर, पॉकेट्स के अंदर। क्या हमारे पास जो है वो 7, 8, 10 अगर हम एग्जांपल करते हैं कि जो क्रिस्टल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एग्लोमरेट कर रहे हैं, तो बीच में जो है ये कुछ पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाएगा और वो उसके साथ चला जाएगा। ये तो है दूसरी तरह का मेथड। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि जिसके अंदर ये इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल जो लैटिस है उसके अंदर जो है वो उसको रिप्लेस कर देती हैं एनालाइट को, कि हमारे पास जो लैटिस साइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास एनालाइट होना चाहिए था, वहाँ पे ये इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेती हैं। सो ये जो है हमारे पास 3 डिफरेंट मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू इम्प्योरिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं हमारे प्रेसिपिटेट्स के अंदर। हम इसको देखते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो किस तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं। हम जब डायग्रामेटिकली जो है वो देखते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले जो हमने ऑप्शन डिस्कस किया, जो मैकेनिज़्म है इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस होने का, वो है कि इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल सरफेस के ऊपर
एड्जॉर्ब हो जाएं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास ये क्रिस्टल सर्फ है और उसके सरफेस के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ब्लू कलर का जो है इम्प्योरिटी है जो उसके ऊपर फिजिकली या केमिकल थ्रू इंटरेक्शन जो है वो ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। सो ये है हमारे पास जो है फर्स्ट मेथड है कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो एड्जॉर्ब हो जाती हैं प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर और उसके साथ उसमें से सोल्यूशन से जो है वो रिमूव होती हैं। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी थी हमने की है कि उसके अंदर जो वो ट्रैप हो जाएं विद इन द पॉकेट्स ऑफ क्रिस्टल। फॉर एग्जांपल दिस वन, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है जो क्रिस्टल ग्रोथ हुई है तो उसके सेंटर में जो है एक इम्प्योरिटी जो है वो ट्रैप हो गई है। इस तरह का जो प्रोसेस है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आर ट्रैप्ड इनसाइड जो है वो क्रिस्टल जो है उसको हम कहते हैं अक्लूजन। अब ये जो है एक फिज़िकल इंट्रैपमेंट है, मतलब उसके अंदर कोई वो क्रिस्टल लेटिस का पार्ट नहीं है, उसके अंदर कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, सिंपली ये है कि इम्प्योरिटीज़ के गिर्द जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ हो गई है। हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर एक इम्प्योरिटी थी और जब क्रिस्टल ग्रोथ हुई है वहाँ पे न्यूक्लिएशन हुई है तो उसके गिर्द जो है वो ग्रोथ हुई है और वो उसके अंदर इंट्रैप हो गया। इस तरह का जो प्रोसेस है हम उसको कहते हैं कि जी अक्लूजन कहते हैं, कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं ड्यूरिंग प्रेसिपिटेटर उसके अंदर इंट्रैप हो गई हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस की उसके अंदर ये है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी जो लेटेस्ट साइट है उसके अंदर जो है वो रिप्लेस कर देती हैं एनालाइट को। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो नॉर्मल एक लेटेस्ट साइट है जहाँ पे हमारा एनालाइट होना चाहिए था वहाँ पे ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इम्प्योरिटी जो है वो ऐड हो गई है और वो हमारे जो क्रिस्टल है उसका पार्ट बन गया। इस तरह का जो मेथड होता है जिसके प्रोसेस है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्रिस्टल साइट्स को या लेटेस्ट साइट्स को ऑक्यूपाई करती हैं इंस्टेड ऑफ एनालाइट, उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। सो दीज आर बेसिकली थ्री मेजर मैकेनिज्म के जिनके थ्रू जो है इम्प्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं हमारे प्रेसिपिटेट्स के अंदर। इन कमिंग स्लाइड्स जो है हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास हमने प्रेसिपिटेशन करनी है तो हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है इम्प्योरिटीज़ को मिनिमाइज़ करने का वो ये है कि हम जो आर की वैल्यू है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन है हम उसको कम करें। तो वहाँ पे जब हमारे पास आर की वैल्यूज़ कम होती है तो मोस्टली हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं और जिनके अंदर चांसेस जो है वो कम होते हैं कि उनके ऊपर इम्प्योरिटीज़ जो है वो एब्जॉर्ब होंगी या उसके अंदर जो है वो ट्रैप होंगी। सो नॉर्मली जब भी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं तो अगर हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहे हैं आर की वैल्यूज़ जो हमारे पास कम है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उस पर कम एब्जॉर्ब होती हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो कोलाइडर सस्पेंशन बन रही है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ के चांस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो पहला जो मेथड है वो ये है कि हम जो है आर वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ करें और लार्ज क्रिस्टल जो है उनको ग्रो करें तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम होंगी। एंड सेकंड जो इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है हम उसको कहते हैं डाइजेशन कहते हैं या हम उसको समटाइम प्रेसिपिटेट एजिंग भी कहते हैं। आपने एक सिंथेसिस की है या आपने प्रेसिपिटेशन की है, आपके पास एनालाइट है जिसके अंदर आपने प्रेसिपिटेंट डाला है और उसने प्रेसिपिटेट बना दिया। अब बजाय इसके कि आप उसको इमीडिएटली आप फ़िल्टर कर लें हम ये करते हैं कि हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उसके अंदर इस सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर से उसको प्रेसिपिटेट किया गया है और उसको मोस्टली हम हायर टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये जो एजिंग का प्रोसेस है हायर टेम्परेचर पे, इसके अंदर मोस्टली जो पार्टिकल्स जो बने हुए होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लार्ज साइज़ के पार्टिकल बनाते हैं जिनकी जो क्रिस्टलिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो है रिजल्टिंग जो है हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कम होती हैं। सो डाइजेशन का मेथड जो है जो एजिंग का मेथड है ये प्रेफर किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए और क्रिस्टल जो है वो ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए। एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होता है और हमारे यहाँ जो अगर हम सिर्फ एजिंग से जो है वो उसका साइज़ जो पार्टिकल का क्यों इंक्रीज़ होता है, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो इसका जो बेसिक अंडरलाइन मैकेनिज्म है हम उसको कहते हैं ऑस्टवाल्ड रैपनिंग।
तो आप इस को जो है वो थोड़ा स्टडी करेंगे तो यू कैन हैव एक्चुअली बेटर अंडरस्टैंडिंग के एजिंग से जो है प्रेसिपिटेट की उसका जो है वो साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ होता है या क्यों इंक्रीज़ होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा एज अ यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क और आस्ट वर्ड राइटनिंग जो है उसको स्टडी करें। इट विल टेक मैक्सिमम योर 5 और 10 मिनट्स, बट आपको इसका बेटर जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो समझ आएगा। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, वो ये है कि हम उसकी वॉशिंग करें। प्रेसिपिटेट को हम अच्छी तरह किसी सॉल्वेंट से वॉश करें ताकि उसके ऊपर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ एब्जॉर्ब हो गई हैं तो वो रिमूव हो जाएं। सो वॉशिंग जो है वो बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। सेकंड ये तो वॉशिंग में तो ये होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हैं क्रिस्टल्स की वो तो रिमूव हो जाएंगी, लेकिन जो ट्रैप हो गई हैं उसकी कैविटीज़ के अंदर उनको तो हम रिमूव नहीं कर सकते। इन सच अ केस जो है हम ये करते हैं कि सम टाइम हम रीडिज़ोल्व करते हैं। हमारे पास एक प्रेसिपिटेट हमने प्रोड्यूस किया, फिर हम दोबारा उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और दोबारा से प्रेसिपिटेट करेंगे ताकि जो है हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएँ। इसके अंदर मोस्टली ये किया जाता है कि आप एक सॉल्वेंट लेंगे, उसके अंदर एनालाइट है और उसके अंदर आपने प्रेसिपिटेट डाला और प्रेसिपिटेट हो गया। आप उस प्रेसिपिटेट को उसमें से रिमूव करेंगे और उसके बाद आप उसको एक दोबारा सॉल्वेंट में आपने उसको सिंथेसाइज किया, उसी के अंदर डाल के दोबारा आप उसको डिज़ोल्व करेंगे। आप फ्रेश सॉल्वेंट लेंगे, उसी सॉल्वेंट के अंदर तो करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो वो दोबारा आप प्रेसिपिटेट करेंगे तो आ जाएंगी। तो आप प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस करते हैं, प्रेसिपिटेट को रिमूव करते हैं और फ्रेश सॉल्वेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं और दोबारा उसको फिर आप प्रेसिपिटेंट डाल के प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इस प्रोसेस से भी जो है वो इम्प्योरिटीज़ उसमें से रिमूव हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपकी मोस्टली जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें से रिमूव हो जाएंगी। एक अनदर जो मेथड है रिमूव करने का या मिनिमाइज़ करने का, वो ये है कि आप इसके अंदर मास्किंग एजेंट जो है वो ऐड कर दें। अब मास्किंग एजेंट क्या होता है? मास्किंग एजेंट एक ऐसा आप केमिकल ऐड करते हैं, ऐसा रिएजेंट ऐड करते हैं कि जो अनवांटेड जो केमिकल्स हैं, जो सॉल्यूट हैं, उनके साथ रिएक्ट करता है और उनको बाइंड करता है और उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। ठीक है। और मास्किंग एजेंट हम वो यूज़ करते हैं कि जो सिर्फ हमारे जो टारगेटेड इम्प्योरिटीज़ हैं सिर्फ उनके साथ रिएक्ट करे और हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट ना करे। सो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमने मैग्नीशियम जो है उसको हमने प्रेसिपिटेट करना है। हमारे पास मैग्नीशियम जो है हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है और हमारे पास जो प्रेसिपिटेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो CpCH है। अब ये प्रेसिपिटेंट जब रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जिस सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मैंगनीज़ मौजूद हो तो वो एज आ कंटेमिनेंट जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्रेसिपिटेट को जो है वो कंटेमिनेट कर देती है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा मास्किंग एजेंट चाहिए कि जो मैंगनीज़ के साथ तो रिएक्ट करे लेकिन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट ना करे। तो इन सच ए केस हम क्या करते हैं, हम साइनाइड आयन को यूज़ करते हैं कि जो मैग्नीशियम के साथ तो जो है वो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन वो मैंगनीज़ के साथ बैठ के मैंगनीज़ का कम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं और उसको हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। सो इन सच ए केस जहाँ पे अगर आपने मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करना है और मैंगनीज इम्प्योरिटीज़ है तो वहाँ पे आप साइनाइड जो है वो ऐड करेंगे, कोई भी केमिकल, और वो कम्प्लेक्स बनाएगा मैंगनीज़ के साथ और उसको ब्लॉक कर देगा। जब मैंगनीज़ अवेलेबल नहीं होगी उसके बाद आप प्रेसिपिटेंट डालेंगे मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करने के लिए और वो जो प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेगा वो उसके अंदर सिर्फ मैग्नीशियम होगा और मैंगनीज़ जो है जो इम्प्योरिटी है वो उसके अंदर नहीं होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हम मास्किंग एजेंट जो है यूटिलाइज करना टू मिनिमाइज और टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। जो हमारे पास प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, हमारे पास हम जब प्रेसिपिटेट आते हैं हमारे पास प्रेसिपिटेशन करते हैं तो हम उनको ड्राई करते हैं और इग्नाइट करते हैं जब तक हमारे पास कांस्टेंट जो है उसका मास नहीं आ जाता। सो हम ये ड्राइंग या इग्निशन जो करते हैं वो इग्नाइट क्यों करते हैं? हमारे पास बहुत से
प्रेसिपिटेट होते हैं जिनके अंदर वेरियस अमाउंट ऑफ उनका जो है वो वाटर मौजूद होता है। और बेसिकली क्योंकि काफ़ी सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब हम प्रेसिपिटेट को मेजर करेंगे तो उसके अंदर जो मास आता है हमारे पास, वो सिर्फ प्रेसिपिटेट का नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वाटर भी या सॉल्वेंट जो भी हम यूज़ करें उसके अंदर मौजूद होता है। तो इन सच ए केस जो है हम प्रेसिपिटेट्स को जो है वो हीट करते हैं, डिपेंडिंग कि हमारे पास प्रेसिपिटेट कौन सा है, वो डिग्रेडेबल तो नहीं है उन टेम्परेचर पे, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि हमने उसको किस टेम्परेचर पे हीट करना है। तो अनटिल उसके जो मास है वो जो है वो स्टेबल हो जाता है, तो हम उसको तब तक हीट करते हैं, देन हम उसका मास मेजर करते हैं कि हमारे पास प्रेसिपिटेट जो है वो कितना है। इसके अलावा कई दफ़ा हमारे पास होता है कि जब वाटर ऑफ सल्वेशन होता है, जब सल्वेट होते हैं और उनके अंदर वाटर मौजूद होता है, या समटाइम हमारे पास जो है वो केमिकल फॉर्म इस तरह से उसकी आती है प्रेसिपिटेट की कि हम उसको एक्यूरेटली एनालाइज नहीं कर सकते, तो हम उनको हीट करते हैं, हायर टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, ताकि हमारे पास एक स्टेबल जो है वो केमिकल फॉर्म आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब हम एक आयरन का अगर हमारे पास प्रेसिपिटेट आ रहा है तो FeHCO3 है, और साथ इसके जो है वो वाटर जो है वो मौजूद है, वाटर ऑफ सल्वेशन है। तो हम इसको जो है इस तरह से अगर मेजर करेंगे, उसको मास करेंगे, तो हमारे पास जो एनालिसिस होगा वो एक्यूरेट नहीं आता। तो इसको मोस्टली हम इग्नाइट करते हैं अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। सो बाय दैट इग्निशन जो है, इग्नाइट करने से हमारे पास जो है वो Fe2O3 प्रोड्यूस होता है, और जो CO2 और H2O उसमें से जो है इन द गैशियस फॉर्म जो उसमें से रिलीज़ हो जाते हैं, और देन हम जो है वो इसका जो मास है आयरन का जो ऑक्साइड है इसको हम मेजर कर लेते हैं। तो ये जो है बाय दिस वे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ एक्चुअली मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल। सो नॉर्मली जब भी हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनता है, तो उनको ड्राई करना जो है तो वो तो मस्ट है। विदाउट ड्राइंग हम कभी भी उसको जो है वो उसको एनालाइज नहीं करते, मेजर नहीं करते। एंड इन स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी केमिकल स्पीशी बन रही है कि जिसको एक्यूरेटली हम रिलेट नहीं कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर हम उसको इग्नाइट भी करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, जिसके अंदर हमने होमोजीनियस प्रेसिपिटेशन को डिस्कस किया। देन हमने डिफरेंट तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके थ्रू इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं प्रेसिपिटेट्स में, वो डिस्कस किए, और साथ में हमने पॉसिबल मेथड्स जो है वो डिस्कस किए जिनके थ्रू हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। सो इन केस आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये 2 बुक्स हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिनके अंदर ये काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन हुआ है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जो है होपफुली जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।